रचना अपने कमरे में बड़बड़ाते हुए अपने पति साहिल से बोली, अरे शादी करके मैंने तो आफत मोल ले ली है। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा, नौकरी छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। अरे शादी को 6 महीने हुए नहीं और माँ जी अभी बच्चा पैदा करने के पीछे पड़ गई हैं। ऊपर से हर महीने तनख्वाह आती है, लेकिन यहाँ तो कोई एहसान ही नहीं समझता। सासू माँ बड़े प्यार से बिजली का बिल हाथ में थमा देती है। तभी साहिल अपनी पत्नी को गुस्से में देखकर बोला, अरे कह रही है तो क्या गलत है, फिर उम्र निकल जाएगी तो कुछ नहीं होगा। तभी कावेरी जी, जो कि बाहर खड़ी सब सुन रही थी, वो चिल्लाते हुए आई और बोली, देख बहू, हमें तनख्वाह का एहसान दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस घर में रहना है तो इस घर के तौर तरीके के अनुसार ही चलना पड़ेगा। 6 महीने में ऐसे रंग दिखा रही है। अरे हमने कब कहा था कि तुम हमें तनख्वाह दो। ये सुनकर रचना ने चिल्लाकर कहा, तो फिर अब से मुझे बिजली का बिल थमाने की ज़रूरत नहीं है माँ जी। हर महीने तनख्वाह आती है तो खर्चा पहले बता दिया जाता है। कावेरी जी आंख निकाल कर बोली, नौकरी को छोड़ और मुझे एक पोता चाहिए। अभी ही करना पड़ेगा तुम्हें, उसके बाद करती रहना किसी की चाकरी। साहिल इस तरह की बहस को आंख फाड़ कर देख रहा था। उसने ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि माँ, तुम भी कैसी बातें कर रही हो। अरे बच्चा 1 मिनट में थोड़ी ना पैदा होता है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो कह दिया वो करो। कावेरी जी बड़बड़ाते हुए बाहर चली गई। उनके जाने के बाद रचना अपने पति साहिल को गुस्से में देखने लगी और बोली, साहिल, तुम्हारी माँ जैसा कर रही है मैं भी वैसा ही कर देती हूँ। जो लोन चल रहा है उसको तुम देख लेना। अब तो साहिल के होश उड़ गए, क्योंकि पूरे 20 लाख का लोन था जिसकी किस्तें दोनों मिलकर दे रहे थे। समस्या ये थी कि दोनों घर में बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने अभी तक किसी को नहीं बताया था और बताने पर हंगामा होता, ये बात पक्की थी। दरअसल एक फ्लैट साहिल ने अपनी पत्नी रचना के रहने के लिए लिया था, क्योंकि उसकी लव मैरिज थी और उसे लगता था कि उसकी माँ कभी भी उसे घर से अलग कर सकती है। शादी के लिए तो बुआ जी के समझाने पर कावेरी जी मान गई थी, मगर उनके दिल से नाराज़गी अभी तक नहीं गई थी और इसी कारण से ये रोज़ रोज़ की बहस हो रही थी। कुछ देर बाद रचना तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो कावेरी जी देखते ही बोली, बहू, आज ऑफिस में इस्तीफ़ा देकर ही आना ताकि आगे के बारे में सोच सकें। मैंने कहा ना, यहाँ रहना है तो मेरे अनुसार चलना पड़ेगा और ये कपड़े पहनना बंद करो। मेरे घर में ये कपड़े नहीं चलेंगे। तभी रचना कुछ कह पाती, उससे पहले ही अपने कमरे से तैयार होकर साहिल की बहन शिवानी बाहर आई। उसने एक स्कर्ट टॉप पहन रखा था, जिसे देखते ही रचना गुस्से से बोली, माँ जी, आपको मेरा सूट दिखाई दे रहा है पर अपनी बेटी की आधी खोली टांगें नहीं दिखाई दे रही। क्या इस घर में बहू के साथ ऐसे ही नाइंसाफ़ी होती है? ये सुनकर कावेरी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो चिल्लाकर बोली, बहू, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। बहू बहू होती है और बेटी बेटी। मेरी बेटी से अपनी तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तुझे मोहल्ले वाले ऐसे देखेंगे तो क्या कहेंगे? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि ये सूट पहनना बंद कर दे। हमारे यहाँ बहुएं साड़ी ही पहनती हैं। तभी रचना ने गुस्से में कहा, मम्मी जी, इसके जानकारी आप अपनी बेटी से ही ले लो कि ऑफिस में क्या पहना जाता है, क्योंकि आपको उसके बाद ही ज़्यादा समझ में आती है। अरे कम से कम मैं सूट तो पहन रही हूँ, आपकी बेटी तो टॉप स्कर्ट पहनकर बाहर निकल रही है। इतना कहकर रचना अपनी स्कूटी स्टार्ट करके ऑफिस निकल गई। अब तो सासू माँ के होश उड़ गई, वो बड़बड़ाती रह गई। लेकिन शाम के समय जब रचना ऑफिस से वापस आई तो कावेरी जी ने कहा,
मैंने तुझे ऑफिस में इस्तीफ़ा देने को कहा था, वो दिया कि नहीं? तो रचना ने तुरंत गुस्से से कहा कि मम्मी जी, अभी तो मैं घर में घुसी भी नहीं हूँ और आपके सवाल जवाब फिर से शुरू हो गए। इतने सवाल आप अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछती कि इतना सज धज कर कहाँ जाती है? ये सुनकर कावेरी जी उठ खड़ी हुई और रचना के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसकी रचना को उम्मीद भी नहीं थी। उसने अपनी सास को घूरा और गुस्से से बोली, मम्मी जी, आपने ये बहुत गलत किया है। आप जानती नहीं हैं कि इसके बदले मैं क्या कर सकती हूँ। तो कावेरी जी ने उसका हाथ मरोड़ कर कहा, अच्छा, अब भी जुबान लड़ा रही है, जेल भिजवाएगी क्या? अरे एक तो मेरे बेटे से शादी करके ज़बरदस्ती घर में घुस आई है, ऊपर से हमें तानाशाही दिखा रही है। रचना कुछ कहती उससे पहले ही उसे साहिल अंदर आते हुए दिखा, जो अभी अभी ऑफिस से वापस आया था। उसे देखकर वो ज़ोर से चिल्लाई, साहिल, तुम्हारी अनपढ़ माँ को देख लो, कैसे कैसे हरकतें कर रही है। साहिल तुरंत जल्दी से वहाँ आया और रचना का हाथ छुड़ाते हुए बोला, माँ, ये क्या ड्रामा कर रही हो? कावेरी जी कुछ कहती, इतने में साहिल की बहन शिवानी, जो कि अपने कमरे में थी, वो बाहर आई और बोली, भैया, भाभी का ये रोज़ रोज़ का नाटक कब ख़त्म होगा? अरे जब देखो तब मम्मी से जुबान लड़ाती रहती है। अरे लव मैरिज की है तो क्या हमारे सर पर बैठकर नाचेगी? कुछ तो संस्कार सीखे होंगे। ये सुनकर रचना अपनी आंखें निकाल कर शिवानी की तरफ देखा और बोली, संस्कार तो तुम्हारे मैं भी देखती हूँ ननद रानी, जब तुम छत पर जाकर अकेले फ़ोन पर बातें करती रहती हो। ये सुनकर तो शिवानी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तभी कावेरी जी उसे घूरते हुए बोली, बेटी, ये क्या कह रही है? अरे इस मनहूस के सामने हमारा सर झुकाने का इरादा है क्या? तभी शिवानी ने एकदम से चिल्लाकर कहा, मम्मी, ये तो हमारे घर में फूट डालने आई है। आप देख नहीं रही, आपके एक की बात नहीं मानती है और दिन में न जाने कितनी बार झगड़ा करती है। अभी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जो भी ये बोल रही है वो सब झूठ है। कावेरी जी को अपनी बहू से ज़्यादा तो अपनी बेटी पर ही भरोसा था, इसलिए उन्होंने रचना को ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तो साहिल अब रचना का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। पीछे से कावेरी जी ने चिल्लाकर कहा, अब इस महारानी को लेकर अंदर मत बैठ जाना, इससे कहो कि जाकर रात का खाना बनाए। नौकरी करती है तो हम पर कोई एहसान नहीं करती। हर बहू को घर का काम करना पड़ता है, ये कोई राजकुमारी नहीं है। इधर साहिल अंदर जाकर रचना को समझाने लगा, अरे रचना, तुम माँ के मुंह क्यों लगती हो? तुम्हें पता है वो कुछ भी कह देती है। अब उनकी उम्र हो गई है तो जुबान पर भी लगाम नहीं देती है। मगर तुम तो समझदार हो, तुम तो जानती हो ना कि लव मैरिज में कितने समझौते करने पड़ते हैं, तब जाकर लोग अपनाते हैं। तुम उनके दिल में प्यार पैदा करने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर रचना ने गुस्से में कहा, साहिल, मुझसे नाटक नहीं होता है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। अरे 6 महीने में इन्होंने मेरी हर किसी के सामने बेइज्जती की है और तुम भी कभी बीच में नहीं बोले, और अब कहते हो कि मैं प्यार से रहूं। रचना का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। तो साहिल भी उसके शब्द सुनकर चुप रह गया, क्योंकि वो ठीक कह रही थी। लेकिन रचना ने भी अब पेतरे खेलने का मन बना लिया था। अगले दिन वो सुबह उठी और घर की सफाई और नाश्ता ख़त्म करके ऑफिस गई तो ये देखकर पीछे से कावेरी जी बड़बड़ाते हुए बोली, ये सब करके क्या सोचती है कि मैं इसको नौकरी करने दूंगी? नहीं, अब इसे बच्चा पैदा करना ही पड़ेगा, क्योंकि शादी के 1 साल में बच्चा हो जाना चाहिए। शाम के समय कावेरी जी के पास उनकी पड़ोस की सहेली कमला देवी आ गई और बोली, कावेरी, आजकल तो घर से फुर्सत ही नहीं मिलती, क्योंकि मेरी बहू का 8वां महीना चल रहा है और उसे कभी भी तकलीफ़ हो जाती है। आज तो मैं तुमसे कितने दिनों बाद मिल रही हूँ।
तो ये सुनकर कावेरी जी ने मुंह बनाकर कहा, ये तो अच्छी बात है बहन, लेकिन पता नहीं हमारे घर में ये मौका कब आएगा। तभी कमला देवी ने झट से और नमक मिर्ची लगाते हुए कहा, कावेरी, बच्चा शुरू में हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बाद में तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं और आजकल डॉक्टर खर्चा भी बहुत करवाते हैं। इसीलिए मैंने तो अपनी बहू से पहले ही कह दिया था और उसने भी मेरी बात मानकर शादी के 3 महीने बाद ही मुझे खुशखबरी दे दी। कमला देवी तो उन्हें भड़काकर अपने घर जा चुकी थी, लेकिन उनकी बातें सुनकर कावेरी जी का मन ज्वालामुखी बन चुका था। शाम को जैसे ही रचना ऑफिस से वापस आई तो उसके हाथ में कई सारे शॉपिंग बैग थे। वो कावेरी जी के सामने सोफे पर रखकर बैठ गई और अपनी ननद शिवानी को आवाज़ देने लगी। तभी अपने फ़ोन में गेम खेलती हुई शिवानी बाहर आई और बोली, अरे आज हमारी भाभी ने हमको कैसे याद किया। आपकी ज़िंदगी में तो भैया के अलावा कोई और है ही नहीं। रचना को उसके शब्द तीर की तरह लगे, लेकिन उसने अनदेखा करके तुरंत एक शॉपिंग बैग खोला और उसको एक पर्स देते हुए बोली, ये मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदा है, अगर पसंद नहीं आया तो बता दो, दूसरा लाकर दे दूँगी। ये देखकर तो कावेरी जी और शिवानी दोनों माँ बेटी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। शिवानी पर्स देखते ही खुशी से उछल पड़ी और बोली, अरे पर्स तो बहुत सुंदर है, बल्कि ये तो ब्रांडेड है। भाभी, आप मेरे लिए इतना महंगा पर्स लेकर आई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कावेरी जी ने शिवानी को आंख दिखाकर कहा, शिवानी, चुपचाप इसको पर्स वापस कर दे, हमें ये पर्स नहीं चाहिए। ये सब लालच दिया जा रहा है, मुझे सब समझ में आ रहा है। ये सुनकर रचना अपनी सास को ही देखती रह गई कि ये कभी नहीं सुधरने वाली। तभी कावेरी जी ने तुरंत कहा, अरे ऐसे घूर क्या रही है, मोहल्ले भर की बहू तो तुमसे पहले आई थी, आज वो गर्भवती हैं और एक तू है जो खाली पेट घूम रही है। मेरी बात तेरे समझ में नहीं आ रही है क्या। रचना इस बात से परेशान हो गई कि उसकी सास एक ही बात की रट लगाए बैठी है, पर उसने कुछ नहीं कहा और अपने बैग से एक साड़ी निकाली और सास को देकर कहा, मम्मी जी, मैं तो आपके लिए भी कुछ लाई थी, आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी। वो दरअसल आज पापा का जन्मदिन था, इसीलिए सोचा कि ले चलती हूँ। रचना की बात सुनते ही कावेरी जी की आंखें फटी की फटी रह गई। सच तो ये था कि वो भी अपने पति का जन्मदिन भूल गई थी, जो इस दुनिया में नहीं थे। फिर रचना ने अपनी सास से कहा कि मम्मी जी, मैंने खाना बाहर से ऑर्डर किया है, मंदिर में पापा के नाम से कुछ भूखे लोगों के लिए भी बांटना है। शिवानी और कावेरी जी उनको देखते ही रह गई। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहें। रचना अपने कपड़े बदलने के लिए कमरे में चली गई तो कावेरी जी धीरे से साड़ी उठाकर देखने लगी और बोली, साड़ी तो अच्छी लग रही है। ये सुनकर शिवानी ने तुरंत कहा, मम्मी, ये साड़ी मॉल से आई है और महंगी भी है। अरे जब आपको मुफ्त में तोहफा मिल रहा है तो मुंह क्यों बनाती हो। अरे आप अपनी शर्त का राग गलापती रहना, मगर तोहफा तो चुपचाप रख लो। रचना, जो कि दूर खड़ी सब सुन रही थी, वो हैरान रह गई कि ये लोग कितने लालची हैं। इतनी जल्दी सासू माँ के दिमाग से पोते की बात जाने वाली नहीं है। कावेरी जी कुछ देर में तैयार हो गई और जैसे ही खाना आया तो सब रचना के साथ मंदिर में बांटने चले गई। मंदिर में कावेरी जी के जान पहचान के लोग भी मिल गए तो उनसे कावेरी जी बोली, मैंने सोचा आज उनका जन्मदिन है तो गरीबों को कुछ खाना बांट देते हैं। बहू ऑफिस चली जाती है, इसीलिए खाना बाहर से ही मंगवा लिया था। सास के मुंह से ये सुनकर रचना को गुस्सा तो बहुत आया कि उसकी सासू माँ किस तरह से एक बार भी उसका नाम नहीं ले रही है, जबकि इन लोगों को तो पिताजी का जन्मदिन याद तक नहीं था। खैर कुछ देर बाद खाना बांटकर वो लोग घर आ गए।
इधर साहिल को नए फ्लैट की चाबी मिल चुकी थी, लेकिन घर में बताने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। रचना ने कई बार कहा कि साहिल, मैं मम्मी जी की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती, चलो हम अपने फ्लैट में रहने चलते हैं। मगर साहिल के अपनी माँ से कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले दिन रचना फिर से तैयार होकर ऑफिस गई तो कावेरी जी फिर से पीछे पड़ गई कि नौकरी क्यों नहीं छोड़ रही है। उन्होंने रचना का घर में सांस लेना भी मुश्किल कर दिया था। साहिल ने बहुत समझाने की कोशिश की कि माँ क्यों घर की शांति को भंग करने पर तुली हुई हो, पर कावेरी जी उसके एक बात भी सुनने को तैयार नहीं थी। अगले दिन संडे था तो खाना खाते समय कावेरी जी ने कहा, बहू आज ये आखिरी दिन है, कल तुझे ऑफिस में इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा, नहीं तो अपने घर जाने की तैयारी कर लो। तभी रचना ने साहिल से कहा कि मैं इनके लिए चाहे कुछ भी कर लूँ, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी माँ की सोच ऐसी निकलेगी। ये सुनकर कावेरी जी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उनका फ़ोन बजने लगा। देखा तो बोली, अरे साहिल, ये तो तुम्हारे चाचा जी का फ़ोन है। जैसे ही साहिल ने फ़ोन उठाया तो उधर से उसके चाचा रमेश जी ने कहा कि मैं कल घर आ रहा हूँ, तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। साहिल ने जब ये बात कावेरी जी को बताई तो वो सोचने लगी कि इतने सालों बाद अब आने की क्या ज़रूरत है। अरे जब भाई जिंदा था तब तो कभी मिलने भी नहीं आया, तो फिर अब क्यों आ रहा है। रचना को भी समझ में नहीं आ रहा था कि घर में हो क्या रहा है। अगले दिन रमेश जी सुबह 10 बजे ही आ गए और कुछ देर बातें करने के बाद बोले, साहिल, इस घर में मेरा भी हिस्सा है और अब मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। या तो मुझे मेरा हिस्सा दे दो, नहीं तो ये घर बेचकर आधा पैसा मुझे दे दो। ये सुनकर कावेरी जी तुरंत गुस्से से बोली, देवर जी, अब बेटी की शादी है तो तुम यहाँ आ गई, लेकिन जब तुम्हारा भाई बीमार था तब तो तुमने उनकी सहायता के लिए एक पैसा भी नहीं दिया। तो रमेश जी ने कहा, भाभी, मैं पिछली बातों को उखाड़ने नहीं आया हूँ, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए और कुछ नहीं। वो कोई दूसरी बात करने को तैयार ही नहीं था और उन्होंने साहिल पर पैसों का दबाव बना दिया। उनकी बात भी सच थी कि ये घर उनका और उनके बड़े भाई का था। खेती के कारण वो गांव चले गए और भाई के सामने ही हिस्सा नहीं हो पाया। कावेरी जी ने अपनी देवरानी को इतना परेशान किया था कि बेचारी कभी वापस ही नहीं आई, लेकिन अब बेटी की शादी थी और पैसों का इंतजाम करना था। रचना ने चाचा जी को फ़ोन पर अपनी पत्नी से बात करते सुन लिया था और वो उनकी मजबूरी जान गई थी। उसने रमेश जी का साथ देते हुए कहा, मम्मी जी, चाचा जी सही तो कह रहे हैं, इस घर पर उनका भी हिस्सा है तो फिर उनको दे देना चाहिए। वो भी तो खर्चों को लेकर परेशान हैं, क्योंकि उनकी बेटी की शादी है, इसीलिए ये घर बेच देते हैं। ये सुनकर तो कावेरी जी आग बबूला हो गई और बोली, अरे तू इस घर की दुश्मन है क्या? तूने तो हमारे दुश्मन से ही हाथ मिला लिया। कहीं ये तेरी और देवर जी की मिली भगत तो नहीं है? तूने सोचा भी है कि घर बेच दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे तू तो अपने मायके जाकर बैठ जाएगी, मगर हम कहाँ धूल खाएंगे। रचना को ये सुनकर गुस्सा आया कि सासू माँ चाचा जी की मजबूरी समझने के बजाय उनके साथ बेईमानी करने को तैयार है। उसने साहिल की तरफ देखा और इशारे में कहा कि फ्लैट के बारे में बता देते हैं, मगर साहिल तो अपनी माँ से बहुत डरता था, इसलिए रचना को चुप रहने के लिए कह दिया कि अगर ये बात बताई तो नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। रचना ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, अगर रहने की परेशानी है तो इस घर को गिरवी रख देते हैं और चाचा जी का पैसा चाचा जी को दे देते हैं। तो सासू माँ गुस्से से भड़क गई और बोली, अरे बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे पति की मेहनत की कमाई है, क्यों उसमें आग लगाने पर तुली हुई हो? अरे गिरवी रख देंगे तो पैसा हमको उतारना पड़ेगा,
ये तो पैसा लेकर चले जाएंगे, तो वो पैसा क्या तेरा बाप देगा? चाचा जी के सामने अपनी सास को ऐसा कहते देखकर रचना को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन उसको चाचा जी पर तरस आ रहा था। वो तुरंत अंदर जाकर अपने गहने ले आई और बोली, चाचा जी, मुझे दो मुंह बातें करना नहीं आता है। मैं सबके सामने कह रही हूँ, आप ये गहने गिरवी रखकर अपना काम चला लीजिए, बाद में पैसे उतार कर आप मुझे वापस दे देना। ये सुनकर साहिल फटी आंखों से रचना को देखता रह गया, लेकिन कावेरी जी का तो पारा ही हाई हो गया। उन्होंने रमेश जी के सामने ही रचना के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और गुस्से में दहाड़कर बोली, बहू तू इस घर की है और वफादारी उनके साथ निभा रही है। तू जानती भी है कि उनकी पत्नी ने मेरे सामने क्या क्या किया है। तेरे ससुर जी बिस्तर पर बीमार पड़े थे और ये लोग देखने तक नहीं आए। आज तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना मर्जी के इनको गहने देने की? रमेश जी को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत अपनी भाभी पर दहाड़ते हुए कहा, भाभी कुछ तो शर्म कीजिए, झूठ बोलने की भी हद होती है। अरे आपकी देवरानी सविता ने तो आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आप ही उसको सड़ा हुआ खाना खाने के लिए देती थी। मेरी कमाई कम थी तो उसको अपनी उतरन पहनने के लिए देती थी, और एक दिन आपने धक्के मारकर हमें घर से बाहर निकाल ही दिया, जिसमें भाई ने भी आपका साथ दिया था। तो फिर ऐसे में हम आपसे मिलने क्यों आए? सविता के दिल में इतनी नफरत आपने ही तो भरी है जो वो आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। साहिल, जो कि आज तक अपने माँ से चाचा जी के लिए तरह तरह की बातें सुनता आया था और चाचा जी ने कभी मुंह नहीं खोला था, वही चाचा जी आज खुलकर सब कुछ कह रहे थे। उनकी आंखों से निकलते आंसू बता रहे थे कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये सब देखकर साहिल ने तुरंत फैसला कर लिया कि अब ये घर बेचा जाएगा और चाचा जी का हक चाचा जी को दिया जाएगा। ये सुनकर कावेरी जी गुस्से से बौखला गई और साहिल से झगड़ने लगी। अरे आज तक तूने किया ही क्या है? लव मैरिज करके ये बहू हमारे सर पर लाकर बिठा दी है, जो रोज हमें ताने देती रहती है, और अब तू भी अपने बाप की मेहनत की कमाई को इस आदमी पर लुटाने जा रहा है। साहिल ने गुस्से में अपनी माँ से साफ कह दिया कि मम्मी, जो चाचा जी का है उसे आप छीनना क्यों चाहती हैं? और जो रचना को रोज रोज सुनाती रहती हो, आज उसने साबित कर दिया कि उसका दिल कितना साफ है, वरना वो चाचा जी की मदद के लिए तैयार नहीं होती। क्योंकि चाचा जी के आंसू देखकर भी आपका दिल नहीं पिघला, जबकि आप उनकी भाभी हैं। रचना तो चाचा जी से आज ही मिली है, मगर इसने अपने जेवर उठाकर दे दिए। रचना ने एक दिन में ही सही और गलत की पहचान कर ली, मगर आप आज तक भी रचना को नहीं पहचान पाई, और अब मुझे लगता है कि आप उसको कभी पहचान भी नहीं पाएंगी। मैं ये घर बेच रहा हूँ, आधा हिस्सा आपको मिल जाएगा, आप उसका जो चाहे करना। मैंने तो रचना के साथ फ्लैट का इंतजाम कर लिया है, मैं वहाँ जाकर रह लूँगा। रचना एकदम से इस बात का खुलासा होते देखकर दंग रह गई, और कावेरी जी के तो जैसे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। सोचा नहीं था कि फ्लैट की बात इस तरह खुल जाएगी। साहिल ने रमेश जी से कहा कि आप निश्चिंत होकर गांव जाइए, मैं जल्दी से इस घर के लिए ग्राहक ढूंढ लेता हूँ और आधा पैसा आपको पहुँचा दूँगा। आप बस शादी की तैयारी कीजिए। अब दिन रात कावेरी जी ये सोचकर सदमे में जा रही थी कि अब हम लोग कहाँ रहेंगे। ये सोचकर उनका बुरा हाल हो रहा था, मगर अब वो अपने बेटे साहिल से भी बात नहीं कर पा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। आखिर घर बेचने का दिन आ गया। साहिल पैसे ले चुका था और अब घर खाली करना था। घर को देखकर कावेरी जी रोने लगी कि अब तो हमारा कोई भी नहीं रहा। तो रचना ने साहिल से कहा कि साहिल, मैं इतनी बेदर्द नहीं हो सकती। इन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया है, मगर इनसे तुम्हारा रिश्ता है,
इन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। साहिल कुछ नहीं बोला तो रचना ने जाकर अपनी सास से कहा, मम्मी जी आप हमारे साथ चल रही हैं और साहिल माने या ना माने ये मेरा फैसला है। रचना के मुंह से ये सुनकर तो कावेरी जी की आंखें झरने की तरह बहने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर रचना से कहा, बहू मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा, इस घर से निकालने की धमकी भी दी, लेकिन आज तू ही हमको ठिकाना दे रही है। बल्कि बेटा तो खड़ा खड़ा देख रहा है। तभी साहिल बोला, मम्मी जिस बहू को आप इतना सताती थी वही उस फ्लैट की आधी किस्तें दे रही है। आपको इतनी काबिल बहू मिली थी मगर आप उसकी कदर नहीं कर पाई। ये सुनकर तो कावेरी जी शर्म से पानी पानी हो गई और रचना के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। तो रचना ने मुस्कुराकर माफ़ कर दिया और बोली, मगर मम्मी जी पोते का दबाव मत बनाना, हम आपको ये खुशखबरी 2 साल बाद ज़रूर देंगे क्योंकि हमको घर की किस्त उतारनी है। ये सुनकर कावेरी जी को अपनी बातों पर शर्म आने लगी और कहने लगी, नहीं बेटा अब तुम दोनों आज़ादी से जीवन जियो, मैं कोई दखल नहीं दूंगी। इसके बाद सब लोग मिलकर नए फ्लैट में रहने चले गए और घर के मिले आधे हिस्से के पैसे साहिल ने कावेरी जी के अकाउंट में डाल दिए ताकि उनके बुढ़ापे में काम आ सकें। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।